अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन। माली साल 2026-27 के लिए 18,000 अरब रुपए से जायद का वफाकी बजट पेश कर दिया गया है। वो कौन सी चीजें हैं जो सस्ती होंगी और कौन सी महंगी, पेट्रोल की कीमतों पर उसका क्या असर पड़ेगा, ज़र मुबादला के ज़खायर और कर्जों का दबाव किस तरह से देखा जा रहा है, कौन कौन सी माशी जो सरगर्मियां हैं वो होंगी, चैलेंजेस कौन से होंगे जिन्हें फेस करना होगा, टैक्स के निजाम में बेहतरी किस तरह से लाई जाएगी, या फिर मईशत को मजीद दस्तावेजी बनाना होगा, तालीम और सेहत के मैदान में क्या होने जा रहा है, IMF का मसला अपनी जगह मौजूद है या फिर पॉलिसी दुरुस्त नहीं बन रही, आधा बजट कर्जों की अदायगी में क्यों चला जाता है। तमाम सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब ने बजट तजावीज आज जो पेश की हैं उस वक्त गहमा गहमी अपने उरूज पर थी। अभी मैं इस तमाम तर मामलात पर बात करना चाहूंगी और मेरे साथ इस ट्रांसमिशन में मौजूद होंगे चौधरी अकमल साहब जो कि इकोनॉमी है। तो गुफ्तगू का आगाज मैं उन्हीं से कर लेती हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपने हमें ज्वाइन किया है। तो बताइए कि हुकूमत दावा तो कर रही है कि मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है, तो आज जो बजट पेश किया गया है उसको देखते हुए आप क्या कहते हैं, आने वाले वक्त में क्या सहूलत मिलने जा रही है आवाम को, और आप इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक तो फौरी बात जो हमने प्रोग्राम किया, तो अभी डिटेल जो एनालिसिस है वो तो खैर अभी बाकी है, लेकिन जो चीजें अनाउंस हो गई उनके मुताबिक जो नजर आ रहा है वो लग ये रहा है कि जो मरात याफ्ता तबका है, जो एलीट क्लास है, उसको ज्यादा जो है वो रिलैक्सेशन दी गई है। फॉर एग्जाम्पल जी, बिजनेस क्लास में जो लोग सफर करते थे उनके ऊपर से जो है वो टैक्स कम कर दिया गया या खत्म कर दिया गया। तो अब इससे मेरे ख्याल में एक आम आदमी का या गरीब आदमी का तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। वो तो वैसे भी सफर नहीं कर सकता था जहाज में, उसके लिए वैसे एक ख्वाब था, तो अब बिजनेस क्लास तो उससे वैसे ही दूर की बात है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो सैलरीज की भी जो स्लैब जो है वो अपर जो जिनकी सैलरीज थी, फॉर एग्जाम्पल जिनकी 1,90,000 तकरीबन मैं बात करूं, क्योंकि 22 लाख रुपए जो है पर एनम जिनकी सैलरी थी, उनसे ऊपर के जो स्लैब्स थे उनको रिलीफ दिया गया है। मसलन उनमें से अगर पहले 35% था तो उसको 32% कर दिया गया, 32% वाले की 29% और 29 वाले की पहले, मतलब उसमें जो है ना, जो सैलरीड में भी 2 लाख या 1,90,000 पर मंथ से जो ज्यादा लोग अर्न कर रहे होते थे उनको ज्यादा फायदा दिया गया। अच्छा, उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी सेक्टर की अगर बात की जाए, उनके जो विदहोल्डिंग टैक्स है जो बायर और सेलर के ऊपर था उसमें भी कमी की गई है। तो उससे जो है अगेन लगता है कि जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है वो थोड़ा सा फायदा इससे उठा सकेगा। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा कि जो हमारे यहाँ अपनी जो एक्टिविटीज करनी चाहिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर हमें बेसिकली ज्यादा फोकस करना चाहिए। वो रियल एस्टेट से रिलेटेड एक्टिविटीज जो है उनमें भी कंस्ट्रक्शन अगर हो रही हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर सिर्फ प्लॉट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है तो वो तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो एक एक्सेस मनी को पार्क करने के काम आ रहे हो, तो उससे कोई ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं होती। लेकिन बहरहाल बिल्डर्स के लिए और डेवलपर्स के लिए ये एक अच्छी खबर है कि जो टैक्स की सेल्स की जो ट्रांजैक्शन थी उनके टैक्स में भी जो है वो कमी की गई है। इसके साथ साथ अगर और मजीद बात की, जो क्रेडिट कार्ड से जो ऑनलाइन पेमेंट्स करते थे उनका 5% टैक्स था, उसको कम करके 0.5% के लगभग जो है वो किया गया। अगेन इसका आम आदमी से या गरीब आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो चीजें की गई हैं उनकी थोड़ी सी समरी थी। अगर ओवरऑल बजट का मैं बात करूं तो उसमें देखा जाए तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, अक्सर मैं बात भी करता हूं, वो तकरीबन जो हमारे सूद के अखराजात हैं। ऑल्दो के जो एक वक्त में जो है इंटरेस्ट रेट 39% तक, इन्फ्लेशन 39% तक गया था, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है दैट वाज 22%, और अब तकरीबन उसका आधा हो चुका है 11%। स्टिल हमारे जो कर्जों के मार्कअप्स हैं या जो सूद उनके ऊपर हम अदा करते हैं उसमें कोई खातिर ख्वाह कमी नहीं आई। एक तरफ हुकूमत के ये दावे हैं कि जी हमने जो है ना कर्जों के बोझ में जो कमी कर रही है, या जो डेट टू जीडीपी एग्जैक्टली यही मेरा सवाल था कि हुकूमत के दावे एक तरफ हैं, लेकिन अभी जैसा कि आप भी ये बता रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि आदमी के लिए इसमें क्या है, जो कि आपकी गुफ्तगू से और की गई तकरीर में जो आदाद शुमार जाहिर हो रहे थे उसमें ऐसा जाहिर तो नहीं हो रहा कि आम लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। लेकिन
प्रेसिडेंट है कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। रिजवान इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताएं कि जो इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन है वो इस बजट को किस तरह से देख रही है? देखिए, हम तो खुद अभी आपने बताया, जो पहले मेरे साथ पहले मौजूद थे, उन्होंने कहा इससे आम आदमियों को रिलीफ नहीं होगा। ये बेसिकली मराद अदब तबके के लिए जो है ये बनाया गया बजट, और वो हर साल यही होता है और उन्हीं की बात सुनी जाती है। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए कोई पॉलिसी नहीं निकाली जाती कि वो आदमी जो है वो अपना जो है वो अपने एहसास जिंदगी जो है बढ़ा सके। की बात की, टैक्स तो हमारा है, हम तो टैक्स दे ही रहे हैं तकरीबन। कोई आप समझ लें आपका सबसे ज्यादा टैक्स जो है 60% जो है रेवेन्यू कराची देता है, और जो हमारा RTO 1 है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जो है तकरीबन कोई 40 से 50% के टैक्स देता है। अभी एक स्कीम उन्होंने निकाली है, अपना एक आसान स्कीम निकाली है, कोई 1% टर्नओवर की। अच्छी बात है, उसमें जो लोग नहीं आते, जो जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, इतने पढ़े लिखे नहीं है, वो उसमें आएंगे और ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। हमने उसकी जो है तायद भी की है और उसके साथ जो है भरपूर उसकी हिमायत भी की है। देखिए, टैक्स तो जो नहीं दे रहे आप उन पर आप जो है जोर करें, जो टैक्स दे रहे हैं उन पर क्यों आप जोर करते हैं? आपने बेसिकली चीजें जो है, जो खाने पीने की अशिया है, वो सारी अभी भी महंगी है। पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, आपका समझ लें गैस महंगी है। आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, हमारे यहाँ बदकिस्मत से इंडस्ट्री जो लगने को जो है लगती है, उसके बाद जो उसको कोई जो है मराहत ही नहीं दी जाती, वो फैक्ट्री बंद हो जाती है। ठीक है रिजवान साहब, मैं पब्लिक इंटरेस्ट का एक सवाल आपसे लेना चाहती हूँ। लोग ये जानना चाहते हैं इस बजट के आने के बाद कि उनके घर में जो आइटम्स हैं, फॉर इंस्टेंस रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविजन हो गया, फ्रिज हो गया, मोबाइल फोन हो गया, क्या अब इसमें कोई कमी देखेंगे वो इसकी कीमतों में, या फिर मजीद महंगाई होती हुई नजर आएगी? देखिए, कोई कमी तो आज तक देखी ही नहीं मैंने। जो रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है इंडस्ट्री, उसी पे जो है वो टैक्सेस थोपे जाते हैं और उसी को जो है सख्ती की जाती है। हम तो ये कहते हैं कि आप इंडस्ट्री को क्यों नहीं आप सपोर्ट करते? हमारी बदकिस्मती से बताया ना मैंने आपको, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, यहाँ असेंबलिंग होती है। अच्छा। पार्ट्स बाहर से आते हैं, उसके बाद जो है रेवेन्यू जाता है, इतना पैसे जो है वो बाहर जाता है, डॉलर जाता है, उसके बाद जो है पार्ट्स आते हैं और यहाँ बनता है। तो आप लोकल इंडस्ट्री को क्यों प्रमोट नहीं करते? जो यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहता है उसको मराहत क्यों नहीं देते? टैक्सेस में उसकी कमी ही नहीं करते। आप वो टैक्सेस कमी करें ना, ताकि यहाँ लोगों को रोजगार भी मिले और जो है चीजें सस्ती भी हों और उनके पहुंच में हो। तो ये क्यों नहीं करती सरकार? हम ये कहते हैं ना उनसे। और आप जो बता रही हैं फ्रिज, AC, ये वॉशिंग मशीन, ये तो बात की, उसको खाने पीने के लिए जो है बेचारों को परेशान है, वो अपना पेट्रोल नहीं। सही है, खाने पीने के हवाले से भी लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। चौधरी अकमल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और माहिर मईशत हैं, मैं उनसे भी जानना चाहती हूँ। सर, मुझे ये बताएं कि बजट जो आया है उससे आपको क्या लगता है, सरमायाकारी बढ़ेगी या फिर रोजगार आने वाले वक्तों में पैदा होगा, या फिर मुश्किलात बढ़ती ही चली जाएंगी आम आदमी के लिए, आम पब्लिक के लिए, पाकिस्तानियों के लिए? देखिए, जो बाजार टैक्स के फिगर्स हैं ना, उसमें फॉर एग्जांपल मैं अभी इसी को स्टडी कर रहा था, तो जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसको 1400 से बढ़ा के जो है वो 1400 अरब की लास्ट टाइम उसको जो है वो 1700 अरब के लगभग जो है वो कर दिए गया। अच्छा। ठीक है ना, तो 300 अरब का यहाँ पे इजाफा किया गया और उसका जवाब ये पेश किया गया है कि जो है वो हुकूमत ये कह रही है कि ये लोग मिलावट करते थे, और भी चीजें ऐड कर दी। पहले तो सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में होता था, उसमें पेट्रोल से रिलेटेड जो मिलावट वाली चीजें थी बकौल हुकूमत के, तो वो भी करते थे, तो हमने इसलिए इनको भी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में ऐड कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि अल्टीमेटली उनका जो टारगेट ये था कि पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया जाए और उसमें हुकूमत कामयाब हुई है। इसी तरीके से जो टैक्स रेवेन्यू का हदफ है वो 15,200 अरब रुपए जो है वो मुकर्रर किया गया। 15,200 अरब की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि जीडीपी की जो ग्रोथ का टारगेट आपने रखा है दैट इज 4%, और टैक्स में जो ग्रोथ आप कर रहे हैं वो 12 से 15% के लगभग कर रहे हैं। तो ये कैसे इसको आम आदमी जो है वो पूरा करेगा? अल्टीमेटली तो आपने एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से ही निकालना है ना, क्योंकि जो उसमें मराहत है, जो फायदे हैं वो आप दे नहीं रहे। इसी तरीके से सैलरीड क्लास की अगर मैं बात करूं, 7% का इजाफा उनको किया है, या पेंशन में 7% का इजाफा किया गया। मेरा ख्याल है कि इसको 10% तक कर दिया जाएगा। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने ऐलान करने के लिए रखा होगा कि बहुत ज्यादा ये शोर मचाएंगे तो बाद में मैं 10% कर दूंगा, तो उसमें मुझे उम्मीद है कि वो 10% तक लेके जा सकते हैं, लेकिन वो भी कोई इतना बहुत ज्यादा नहीं है, नॉमिनल है। इसी तरीके से जो डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस हैं हुकूमत के, जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, उसमें कोई चेंज नहीं किया। वो 1000 अरब रुपए लास्ट टाइम
टाइम भी था, इस मतलब अभी उसको 1000 अरब रुपए रखा है। ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट जी और गवर्नमेंट की अगर इस करें कम नहीं होती, या अगर जो पब्लिक सेक्टर के ऊपर जैसे पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, या दीगर जो चीजें होती हैं उसके ऊपर जब इखराजात करती है हुकूमत, तो उससे जो है लोगों की इनकम में इजाफा होता है और ये मल्टीप्लायर का जो है वो इम्पैक्ट दे रही होती है। तो अगर हुकूमत अपने पीएसडीपी में इजाफा करेगा तो उससे भी जीडीपी में हमारे अच्छी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली हुकूमत ने नहीं किया। तो ये इस किस्म की चीजों के ऊपर जो फोकस करना था, दैट वाज एक्सपेक्टेड टू बी, मतलब ज्यादा इसके ऊपर करना चाहिए था फोकस। ठीक है, अकमल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अहमद चनॉय साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। सर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो पिछले साल का बजट था और आज जो बजट पेश किया गया है, आपको क्या लगता है कि बेहतरी आएगी क्या इसके बाद, और जो सरमायाकार हैं बजट को किस तरह से देख रहे हैं, क्या मुस्बत तब्दीलियां नजर आएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक मस्बत बजट है, एक तवाज़ुन बजट है। अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक जो है कोशिश की गई है कि आम आदमी को इसमें रिलीफ भी मिले, और साथ साथ ये भी कोशिश की गई है कि हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हमारी जो ग्रोथ है, उसके इंजन का पहिया ना रोके। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी चेंजेस की गई हैं, साथ साथ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में भी चेंजेस की गई है। उनके टैक्सेशन को कम किया गया है, इसके बाद सुपर टैक्स को भी कम किया गया है, इसके बाद जो है वो ओवरऑल जो है वो टैक्स स्लैब में भी कमी की गई है, और कई जगहों पर तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो सैलरीड क्लास को भी मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज जो बजट की इस्लाहात हैं, जो एज इट इज़ प्राइमा फेसी हमें मिली हैं, वो बेहतरी की जानिब है, और उससे मुल्क में मईशत को बेहतर बनाने में, लोगों का एक कॉन्फिडेंस लेवल, ट्रस्ट लेवल बेहतर बनाने में जो है वो खासी मदद मिलेगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर देखा जाए तो आपकी राय, अभी जो हमारे दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रही है, और आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में है ये बजट, जबकि हमारे दीगर मेहमानान का ये कहना है कि अवाम के लिए इसमें कुछ नहीं है, सैलरीड क्लास के लिए इसमें कुछ नहीं है, और उनको तो सहूलियात हम क्या दें, वो तो दो वक्त की रोटी कासिर हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप जो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वो कौन से इस तरह के प्रपोजल्स हैं बजट में जिससे देखते हुए या मद्देनजर रखते हुए आप ये कह रहे हैं कि अवाम को फायदा होने जा रहा है? देखिए, सैलरीड क्लास में टैक्सेशन में कमी की गई है अगर ये बजट को पढ़ा गया हो तो, और साथ साथ जो है वो एक्सपोर्ट में एक बहुत बड़ा फायदा आया है कि 2% की जगह 1.25% आ गया है। इसके बाद जो मुख्तलिफ स्लैब्स हैं इनकम टैक्स के, उनमें कमी की गई है। तो मैं समझता हूँ कि इस बजट को ज़रा अगर गौर से पढ़े तो ये एक अवाम दोस्त बजट है, इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। इस पे आप क्रिटिसाइज करने को तो हर चीज़ पे कर सकते हैं कि जी फला चीज़ नहीं है, फला चीज़ नहीं है, लेकिन जो अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ जो बजट बना है, मैं समझता हूँ मुतवाज़िन बजट बना है, बेहतर बजट बना है। इन हालात में इससे बेहतर बजट नहीं आ सकता था। 17,500 ट्रिलियन का जो है वो लेआउट किया गया है, और इस लेआउट को मैनेज करना आगे चलाना, जिसमें मैं समझता हूँ कि 16,000 से ज़्यादा ट्रिलियन जो है वो तो चले जाते हैं अपना हमारे सूबों के बजट में, और इसके बाद फिर इंटरेस्ट रीपेमेंट में, और इसके बाद फिर डिफेंस का बजट भी है। तो फिर इसके बाद और क्या हो सकता था? और इसमें जो आवाम को इमीडिएट रिलीफ देने की बात थी, अगर ये गौर से पढ़े तो बहुत सारी कस्टम ड्यूटीज में भी कमी की गई है, बहुत सारी चीज़ों को रैशनलाइज भी किया गया है। तो इस बजट को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। बगैर पढ़े अगर हम कोई कमेंट्स कर रहे हैं और उस पर हम कह रहे हैं कि बजट ठीक नहीं है, तो फिर मुझे समझा दें क्या ठीक नहीं है। मैं कोई हुकूमत की यहाँ मौक़िफ़ की हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन मैं प्राइमा फेसी जो चीज़ें आई हैं, जो क्लॉजेस आए हैं, जो बजट की इस्लाहात आपके सामने आई हैं, एंड आई एम श्योर आपने भी उसको देखा होगा, तो क्या सैलरीड क्लास के टैक्स में कमी करना जो है वो अवाम दोस्ती नहीं है? क्या जो सुपर टैक्स है उसको कम करना इंडस्ट्रीज की फेवर में नहीं है? क्या मुल्क की जो इकोनॉमी की रेड का इंजन है एक्सपोर्ट, उसको कम करना जो है उसमें टैक्स को कम करना क्या अवाम दोस्ती नहीं है? तो मैं नहीं समझता। देखिए, बहुत सारी चीजें हुई हैं, उन चीजों को देखना और सोचने और समझने की जरूरत है, और अगर हम सोच समझ के इसको पढ़ें तो मैं समझता हूँ कि मैंने एक हिसाब लगाया कि जो शख्स 5 लाख रुपए महीना सैलरी लेता है उसको कितना टैक्स पहले पड़ता था और आज कितना टैक्स पड़ता है, तो उसको कम से कम 10 लाख रुपए का रिलीफ मिल रहा है टैक्स में।
तो ये वो रिलीफ है जो इस वक्त कैलकुलेशन में शायद नहीं किया गया हो, लेकिन इसको अगर कैलकुलेट करें तो इतना बड़ा रिलीफ है कि जिसकी कोई, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अहमियत बन जाती है। ठीक है चौधरी अकमल साहब, आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखे गए हैं अहमद चिनॉय साहब की जानिब से, तो फिर आप इत्तेफाक करेंगे उनकी बात से। लेकिन साथ साथ मैं चाहूंगी अहमद चिनॉय साहब, वो जो पेट्रोलियम लेवी के हवाले से हदफ मुकर्रर किया गया है ना 1674 अरब का, उस पर भी अपनी राय दीजिएगा। लेकिन पहले मैं सवाल लेना चाह रही हूँ चौधरी अकमल साहब से। सर, आप इत्तेफाक कर रहे हैं? देखिए, मैं जो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक आम आदमी के लिए जो है ना वो कुछ नहीं है, लेकिन अगर 2 लाख रुपए से ऊपर सैलरी वाला बनता है, वो मुल्क जहाँ पे 8,450 रुपए कमाने वाले से ऊपर को जो है ना अमीर समझा जाता हो, वहां पे जिस बंदे की 2 लाख इनकम होगी वो तो समझे खरबपति है। तो आम आदमी की तो बात ना हुई ना, हम तो बात कर रहे हैं कि एक आम आदमी की जिसकी 25,000 या 30,000 या 40,000 रुपए सैलरी है, उसको क्या रिलीफ मिला है। उसके लिए देखे ना, ओवरऑल टैक्स के बर्डन में तो इजाफा हुआ है ना। जो पहले जो इनका 13,000 अरब रुपए का टैक्स का टारगेट था, वो अब जा रहा है 15,200 अरब रुपए पे। तो वो कहां से निकलेगा? वो आम आवाम से निकलेगा ना। हमारे यहाँ अशराफिया और एलीट तो वैसे ही टैक्स नहीं देती है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो पेट्रोलियम पीडीएल में जो इजाफा किया गया है 300 अरब रुपए का, उससे आपका क्या ख्याल है? ये पेट्रोल की प्राइसेस अगर इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आ भी जाती हैं तो ये उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत कमी करेंगे। लेकिन अगर खुदा न खासा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में मजीद इजाफा होता है तो इसका मतलब ये है कि हम जो है आने वाले वक्तों में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में भी मजीद इजाफा देखेंगे। हाँ, ये बात ठीक है कि इसमें जो रियल एस्टेट के जो लोग हैं उनको बिल्कुल फायदा दिया गया है। एक्सपोर्ट्स वैसे ही हमारी कम हो रही थी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। ये चिनाय साहब तो खुद टेक्सटाइल के एक्सपर्ट हैं, ये बताएंगे कि इस पर क्या पोजीशन है इस वक्त टेक्सटाइल की। तो उनके ऊपर टैक्स लगा के तो हुकूमत ने अपना नुकसान किया था, उनको अगर रिलीफ दिया तो कोई एहसान नहीं किया। अगेन मैं यही कहूंगा, उससे बहुत ज्यादा जनरल पब्लिक का कोई जो है ना वो ताल्लुक नहीं है। या इंपोर्टेड गाड़ियों की बात की जाए, या लग्जरी सफर की बात की जाए, या ऑनलाइन पेमेंट्स की बात की जाए, तो उसका एक आम आदमी से क्या ताल्लुक है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। और उसके बाद फिर जब हम डिटेल में जाएंगे ना तो हमें अंदाजा होगा। अभी तो बिल्कुल नए नए फिगर्स है ना। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने ये 15,200 का टारगेट हमसे और आपसे अचीव करना है, और 4% बीडीपी ग्रोथ को सामने रखते हुए 15% के टैक्स में इजाफा कैसे किया जाएगा, कीपिंग इन व्यू कि आपने इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखना है। ये इक्वेशन मेरी समझ में तो नहीं आती है। शायद चिनाय साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, और हमें वो भी समझाएंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाएंगी। अभी मुझे ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट किसान इत्तेहाद मियां उमैर मसूद साहब ने, और मेरे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद हैं चौधरी अकमल साहब जो कि माहिर मईशत भी हैं। लेकिन मैं बात करना चाहूंगी इस वक्त मियां उमैर मसूद साहब से। सर, बताइए क्या देख रहे हैं, ये जो बजट है ये किसान दोस्त है या नहीं है? क्योंकि ज़राई शोबे की शरह नमू 2.9% रही, जो कि मुकर्ररा हदफ से कम है। तो फिर ये बताइए कि किसानों के लिए ये फ्रेंडली होगा कि नहीं? देखिए, इसमें पहले नंबर पे तो ये है कि 2024 में 6% थी और पिछले साल 0.56 पे आ गई, और उसके बाद इस साल इन्होंने 2 पॉइंट समथिंग पे आ गई। लेकिन जो इस दफा बजट में किया है कि आप देखें 3.1 बिलियन जो इन्होंने रखा है कि कर्जों के लिए, उसके अलावा 7 बिलियन स्टोरेज फैसिलिटी के लिए, वो शायद पास्को के लिए या किसी इदारे के लिए होगा। फिर 10 अरब जो है वो यूरिया खाद की इम्पोर्ट के लिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर को और कुछ नहीं दिया। और ये इंतहाई ज्यादती है कि इतने आपने जुल्म किया 2 साल में, इतनी महंगाई, इतना हमारी फसलें रुल गई, हमें अफगानिस्तान बंद हो गया, बाकी जो एक्सपोर्ट होता था चावल, आलू, हमारी सब फसलें, सब्जियां, फ्रूट, सब कुछ का बेड़ा गर्क करके, और 1 रुपया कसम खाने को इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए, इससे एग्रीकल्चर सेक्टर को कोई फायदा नहीं है। ये वफाकी हुकूमत और सूबाई पंजाब खास तौर पे ये समझते हैं कि कर्जे देने से ज़राअत बेहतर हो जाएगी। हमें कर्जे नहीं चाहिए, हमें इनपुट सस्ता करें ताकि अवाम को सस्ती चीजें मिले। आप तो हमारी जेबों से निकाल के हम कब तक, किस तरह हमें आप हमारा खून निचोड़ेंगे, या कब तक हमारे जिस्म को नोचेंगे, और हम अब खत्म हुए पड़े, हमारे अंदर इतनी सकत नहीं रही। और इंतहाई ज्यादती की है इस बजट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने,
और अब पता नहीं है कि आगे पंजाब वाले हमारे साथ क्या करते हैं। तो फिर आपको क्या लगता है कि जो किसान इत्तेहाद है उसकी डिमांड्स क्या हैं हुकूमत से, कि क्या किया जाना चाहिए था उनके लिए? क्योंकि माजी में आप देखें गंदम का भी मसला रहा, फिर अभी बॉर्डर क्लोजर के बाइस जो ट्रेड है वो भी मुतासर हुई, लेकिन अगर पैदावार की बात करूं तो पैदावार तो बेहतर रही, खा वो चावल हो या मकई हो या फिर गंदम गन्ना, किसी भी शय की आप बात कर लें। जी वो बेसिकली वो फिगर्स गलत है। पैदावार तो देखे ना आपने, परसों पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया कि 10 लाख मैट्रिक टन गंदम हम पास्को से खरीदेंगे। पास्को के पास 2 साल पुरानी गंदम पड़ी है। और ये भी साथ साथ वुज़रा ने ऐलानात किए, मरियम नवाज साहबा ने ऐलान किया कि पंजाब में हमने टारगेट अचीव कर लिए, गंदम ज्यादा काश्त की, लेकिन ये बिल्कुल झूठ बोला गया और कोई गंदम ज्यादा काश्त नहीं हुई। फसल तो कम काश्त हुई, खाद 50% कम यूज हुई, तो फसल कैसे ज्यादा हो सकती है? दूसरे नंबर पे आप देखें ना, पंजाब फूड बास्केट है, आपने जिला बंदी कर रखी है, सूबा बंदी कर रखी है, आप कहते हैं गंदम का एक दाना बाहर नहीं। सवाल तो ये है कि ये जो फिगर्स हैं इनको चेंज करने के बाद हुकूमत को हासिल क्या होगा? आप तो कह रहे हैं कि आदादो शुमार जो हैं वो तब्दील कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखे ना आप, अगर आपके पास वीट पूरी थी पंजाब के पास, तो उन्होंने 10 लाख टन क्यों उनसे मुआहदा किया, पास्को से क्यों खरीद रहे हैं? आपने ऐलानात किए हैं कि हमारी जो वीट है वो हमने ज्यादा स्विंग कराई है और जनाब पहले से हमने टारगेट अचीव कर लिए हैं। अगर अचीव हो गए हैं तो वो कहाँ गई गंदम? ये वफाकी हुकूमत का बजट इंतहाई अफसोसनाक है कि कुछ भी नहीं कर रहे और कोई चीज नहीं दे रहे, और खादें जो है हमारी 600, 700, 800% तक महंगी हुई है। पिछले 7-8 साल में जो खाद हम 2400 रुपए की थी वो गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया है। मेरे साथ चौधरी अकमल साहब मौजूद हैं। सर आप फिर बताएं कि शिकवे तो दूसरी जानिब से भी किए जा रहे हैं, मियां उमर मसूद साहब भी यही बात कर रहे हैं कि आदादो शुमार का खेल है सिर्फ, वरना किसान को भी कुछ नहीं मिल रहा और अवाम को भी कुछ नहीं मिल रहा। तो आप ये बताएं कि फिर क्या ये वाकई महज आदादो शुमार का मामला है, या फिर हुकूमत जो बातें कर रही है, जो दावे कर रही है कि भाई अवाम के लिए कर दिया। उससे पहले आप देखें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी यही कहा है कि हम अवामी मसाइल से रोशनास हैं, हमें इदराक है। तो फिर ये इदराक है? देखिए एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है ना कि अवाम और जो बजट की बात की जाए है ना, तो पहले से ही हम जो है ना ओवर बर्डन है। टैक्सेस की अगर आप बात करें तो हायर इन द रीजन जो है ना वो हमारे टैक्सेस हैं। कॉस्ट अगर बात करें बिजली की या गैस की, वो मेरे ख्याल में हाईएस्ट इन द रीजन है। तो उसके बाद जो आम पब्लिक है ना, दे वर एक्सपेक्टिंग कि उनको कोई रिलीफ मिलेगा। ये ठीक है कि इस बजट में कोई बहुत ज्यादा मजीद सख्त इकदाम नहीं किए गए, लेकिन रिलीफ भी नहीं दिया गया। बेसिकली पब्लिक वाज एक्सपेक्टिंग कि उनको रिलीफ दिया जाएगा। वो बड़ा टारगेटेड किस्म का रिलीफ दिया गया है, बड़े टारगेटेड किस्म के लोगों को दिया गया है जो कम से कम गरीब या मिडिल क्लास के लोगों में नहीं आते। तो ये एक जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सेकेंडली जो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो वो तो हमारी बैकबोन है ना, मईशत की टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ अगर सर्विसेज और एग्रीकल्चर की गुड्स की बात करें, दैट इज 60% हमारी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, चाहे वो सर्विसेज हो एग्रीकल्चर की या इटसेल्फ एग्रीकल्चर की गुड्स हो। तो उनको बिल्कुल इसमें कोई फायदा नहीं दिया गया। फर्टिलाइजर की कॉस्ट जो है वो मेरे ख्याल में मुसलसल जो है वो उसमें इजाफा होता जा रहा है। उनके लिए ट्यूबवेल्स की कॉस्ट में इजाफा होता जा रहा है, जो बिजली जिसके जरिए ये हासिल करते हैं। जाली किस्म की दवाइयां मार्केट में अवेलेबल है। सीड डेवलपमेंट के लिए जो है वो कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया गया। इसके साथ साथ जो लाइव स्टॉक सेक्टर है उसने अच्छा परफॉर्म किया है। हमारे यहाँ पे हमारी मीट की एक्सपोर्ट्स में नो डाउट के इजाफा हुआ है, या चिकन ब्रायलर। तो इसमें हमने अच्छा परफॉर्म किया। तो इस शोबे को नजरअंदाज करने के बजाय इनको इनकरेज करना चाहिए था। इनको जो है मजीद सहूलियात दी जानी चाहिए थी। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प सवाल है मेरे पास आपके लिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मुझे ये बताएं कि कहा यह जाता है कि टैक्स बहुत ज्यादा लगाया जा रहा है, अवाम भी यही शिकवा करते दिखाई देती है, लेकिन क्या असल मसला टैक्स का आयद होना है या फिर टैक्स की वसूली का मसला है? आप देखें जो सुपर टैक्स पेयर्स हैं, क्या वो उसी तरह से टैक्स दे रहे हैं, या फिर तमाम जो पाकिस्तानी हैं उनको टैक्स नेट में लाने का मसला है? आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्या टैक्स का बढ़ाया जाना मसला है या फिर सबको टैक्स नेट में लाने का मसला है? लेकिन फिर सुपर टैक्स वालों की बात भी अगर मैं ना करूं तो फिर ये गलत हो जाएगा।
देखिए, टैक्स का निज़ाम जो है ना वो हमारे यहाँ मुनसिफाना नहीं है। हमारे यहाँ अगर आप गौर करें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो है वो ज़्यादा पैसे हासिल किए जाते हैं। अगर इस बजट के आदादो शुमार को भी देखें तो सेल्स टैक्स हो गया, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी हो गया, फेडरल एक्साइज ड्यूटी हो गया, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो कंजम्पशन के ऊपर जो है वो बेसिकली अप्लाई होते हैं। और जब इनडायरेक्ट टैक्सेस आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो फिर एक आम आदमी भी उतना ही टैक्स दे रहा होता है जितना एक जो है वो लग्जरी या एक अमीर आदमी टैक्स दे रहा होता है। तो बजाय इसके कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है वो ज्यादा फोकस किया जाए, डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर जो है वो ज्यादा जो है वो हुकूमत को ध्यान देना चाहिए, ताकि जो ज्यादा लोग कमा रहे हैं, जो लाखों में, करोड़ों में या इससे ज्यादा अरबों में कमा रहे हैं, तो वो लोग ज्यादा टैक्स हैं। अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि इस वक्त हमारे यहाँ जो अपर क्लास है, जो अशराफिया है, जो माफिया है, जो कार्टेल्स हमारे यहाँ पे बने हुए, वो टैक्स नेट में आने को बिल्कुल तैयार नहीं है। टैक्स नेट में ऑलरेडी मौजूद है, उनसे टैक्स लेने का निजाम भी बेहतर नहीं है ना। केसेस तो बने हुए हैं, यहाँ तक कि अदालत में पड़े हुए हैं, पलंदा पड़ा हुआ है फाइलों का वहां पर, सुपर टैक्स चोरों का। यहाँ पर तारीखें आकर गुजर जाती हैं लेकिन हम उन पर अमल दरामद नहीं करवा पाते हैं। मसला ये है कि टैक्स नेट में किस तरह से लाना है सबको। हाँ, मैंने गुज़िश्ता साल देखा जरूर कि इसके लिए काम किया जा रहा था बहुत ज्यादा, मगर अभी भी अपना मुकर्ररा हदफ इस हवाले से अचीव नहीं किया गया। क्योंकि हमारे साथ उमैर मसूद साहब भी हैं, तो आप मुझे ये बताएं आपकी क्या डिमांड्स हैं जो आपको लगता है वो एड्रेस नहीं हुई हैं इस बजट में। किसानों को किस तरह से मजीद फैसिलिटेट किया जा सकता था और आपके हकूक सल्ब हुए हैं इसमें। सबसे पहली बात तो ये है, एग्रीकल्चर को एक इंडस्ट्री की तरह लिया जाता है। इंडस्ट्री नहीं है ये, आपके मुल्क की फूड सिक्योरिटी है। पूरी दुनिया में आप किसी मुल्क को उठा के देख लें, उनमें 17,000 अरब की सब्सिडी है इंडिया में सिर्फ फर्टिलाइजर पे। इसी तरह बांग्लादेश जैसा छोटा मुल्क 800 अरब की सब्सिडी है उसकी एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि इसको समझा ही नहीं जाता और इससे ज्यादती की जाती है और इसको इंडस्ट्री की तरह डील किया जाता है। बेसिकली हम मुल्क की फूड सिक्योरिटी है, जैसे मुल्क को बॉर्डर सिक्योरिटी की जरूरत है, इसी तरह फूड सिक्योरिटी की भी जरूरत है। दूसरे नंबर पे जब आप इतना हम पे बोझ डालेंगे कि हम जो ऐलानात गवर्नमेंट करती है कि हम 4,000 में गंदम लेंगे, कभी आप इंपोर्ट कर लेते हैं, उस वक्त करते हैं जब हमारी गंदम आ रही होती है, आप जानबूझ के इजाजत देते हैं, इंपोर्ट हो जाती है। हमारी वही गंदम 4,000 वाली 1,800 2,000 में बिकती है। फिर इसी तरह आप देखें कि अब हमें तो किसी चीज पे सब्सिडी, ना बिजली पे हमारी सब्सिडी है, ना फर्टिलाइजर पे है, ना सीड पे है, ना पेस्टिसाइड पे है, ना डीजल पे, किसी एक चीज पे सब्सिडी नहीं है हमारे एग्रीकल्चर की। और फिर उसके बाद इस बजट में भी कुछ नहीं दिया गया और ये इंतहाई ज्यादती है और बड़ा हमारे लिए। हम तो ये सोचते थे कि खुदा अब कोई बेहतरी का चांस है, चले कोई मेहरबानी करेंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि ये हमेशा से ऐसे हैं और ऐसे ही रहेगा और हम पिसते रहेंगे इस तबके में। और किसान देखे ना आप, हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे थे तो हम भी दे रहे हैं। हम साबुन पे, कपड़े पे, जो हर चीज पे इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, पानी, बिजली पे। लेकिन उसके बावजूद आप लाहौर या हमारे देहातों का मुकाबला कर लें, शहरों और देहातों का, हमारे तो हमें तो सड़कें नहीं मिली। हमारा टैक्स का जो हम 70 सालों से ये पैसे दे रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? वो तो खर्च हो रहे हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, जहाजों पे, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे। हमें कुछ नहीं मिल रहा। हमें अच्छा, ना वैसे ये एक अलग बहस है कि तरक्याती मंसूबों के ऊपर जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, क्या उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि मईशत बेहतर हो रही है या कामयाबी की तरफ जा रहे हैं? ये तमाम पॉइंट्स अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ आम आदमी की, जो कि मुतासर हो रहा है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। जो 40,000 बेसिक सैलरी ले रहा है या 50,000 ले रहा है, क्या वो इस तनख्वाह में अपने घर के अखराजात पूरे कर पा रहा है, बिल अदा कर पा रहा है, पेट्रोल डलवा पा रहा है, अपने बच्चों की स्कूल की फीसेस दे पा रहा है या नहीं? ये वो तमाम सवालात हैं जो कि आज के पाकिस्तानी इक्तदार में बैठे हुए, ऐवान में बैठे हुए लोगों से पूछ रहे हैं। खैर, इन सबका जवाब अभी मेरे पास तो नहीं है। अभी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मेरे साथ जो मेरे मेहमान मौजूद थे। 2026 से 27 के लिए 18,000 अरब रुपए से ज्यादा का बजट, विफाकी बजट पेश किया गया। माली साल 2026 से 27 का जो बजट पेश किया गया है उस हवाले से 365 पर खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है और इस ट्रांसमिशन में मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर सलमान शाह हैं,
साबिक फाइनेंस मिनिस्टर, उनके साथ माहिर टैक्स उमूर ज़ीशान एजाज साहब ने ज्वाइन किया है और तज्जियाकार हैं नईम कुरैशी साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है। कोशिश करेंगे कि जो माहिराना राय है इस बजट के हवाले से वो आप तक पहुंचाएं, लेकिन गुफ्तगू का आगाज मैं करना चाहती हूं डॉक्टर सलमान शाह साहब से। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुझे बताएं, ये जो बजट पेश किया गया है ये सिर्फ आदाद शुमार का गोरख धंधा है या फिर हकीकत में लोगों को, पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट करने का अज़्म है इसमें? नहीं, पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट करने का तो अज़्म नहीं है, लेकिन जो ट्रेडिशनल बजट है वो तकरीबन उसी तरह का है, एक्सेप्ट एक काम फेडरल गवर्नमेंट ने किया है कि दो चीजों को फोर्स किया है कि वो फेडरल गवर्नमेंट को ग्रांट्स में तकरीबन 1300 अरब की, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। तो ये एक खासी बड़ी चेंज है कि कोई सूबा अपना पैसा देने को तैयार नहीं था और इसीलिए बजट भी डिले हुआ। तो इसको बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि क्योंकि IMF प्रोग्राम में एक बड़ी सख्त कंडीशन है प्राइमरी सरप्लस की, जिसका मतलब ये होता है कि अपने तमाम अखराजात जो हैं सूद के अलावा वो आप टैक्स रेवेन्यू से पूरे करेंगे और टैक्स रेवेन्यू जो है फिर इन अखराजात से GDP के मुकाबले में 2% ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है फेडरल गवर्नमेंट को पाबंद किया गया है कि वो बोरो नहीं कर सकती अदर इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए। तो बोरिंग वो नहीं करेगी, लेकिन वो जितना उसने बोरो करना था वो उसने ले लिया है। और सूबे जो हैं आप देखें वो अपने कैसे करते हैं, अगर तो उनको पास कोई ऑप्शन नहीं है फिर वो अपने एक्सपेंडिचर्स को काट ही करेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो वो अपना रेवेन्यू भी नहीं बढ़ा सकते। और आई थिंक कि उनकी ओवरऑल पाबंदी भी है कि वो बोरो फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर बोरो नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं माशी तरक्की और माशी इस्तेहकाम की बात करूं तो आपको लगता है कि हुकूमत इसमें एक बैलेंस मेंटेन कर रही है? देखिए, पाकिस्तान में अब ये इस हुकूमत का राइट माइंडेड हुकूमत का 5वां बजट है और 5वें बजट में बेसिक इश्यू ये है कि आपने स्टेबलाइजेशन जो की है इसके बाद आपने ग्रोथ की तरफ कैसे जाना है। अब ग्रोथ जो है उसके लिए एलिमेंट्स जो हैं वो नहीं है हमवार, टैक्स बहुत ज्यादा है, बिजली के इन्वेस्ट बहुत ज्यादा है और बाकी हर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है, आपके बर्डन बहुत ज्यादा है, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग में लोगों की प्रोडक्टिविटी भी नहीं है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही और इन्वेस्टमेंट जब नहीं होगी तो नौकरियां नहीं बढ़ेंगी, ग्रोथ नहीं होगी, तो वो सारा चैप्टर जो है वो तो बंद पड़ा है। तो सिर्फ वो स्टेबलाइजेशन वाली गेम ही चल रही है अभी। और ये भी इसलिए ये सूबों से भी ब्रांच ली गई है ताकि वो स्टेबलाइजेशन को आगे लेके चले। सही है, लेकिन जहां आप सूबों की बात कर रहे थे मेरे जहन में तो अभी इस हवाले से कई सवालात हैं कि क्या जो सूबे हैं वो अपने फराइज उसी तरह से सरअंजाम दे रहे हैं, खा वो विफाक हो या सूबे हो, उनके दरमियान जो मालियाती ताल्लुकात हैं वो किस तरह से परवान चढ़ रहे हैं या एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ये सारे सवाल अपनी जगह हैं, लेकिन ज़ीशान एजाज साहब की जानिब में जाना चाहती हूँ और माहिर टैक्स उमूर है। टैक्स के हवाले से आप मुझे बताएं ज़ीशान साहब, आपको क्या नजर आ रहा है, क्या जो हदफ मुकर्रर किया गया है वो अचीव हो पाएगा हुकूमत की जानिब से? बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में इस वक्त मेरा सबसे ज्यादा बड़ा कंसर्न यही है, बजट के बारे में बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं। यस, अगर आप देखें तो बहुत सारे रिलीफ मेजर्स की बात भी की जा रही है और गवर्नमेंट उसको प्रमोट भी कर रही है और मेरे ख्याल में बिजनेस फ्रेंडली और उस ऑब्जेक्टिव से अपना उसका एंगल है। बट जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जो पिछले साल जो कि अभी चंद दिनों में खत्म होने वाला है उसका बजट आप अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एक चीज। और ये आप जरूर याद रखिएगा कि जो इस वक्त बजट रखा गया था टारगेट वो 13.4 ट्रिलियन था, जो कि ओरिजिनल से ऑलरेडी रिड्यूस किया गया था, तो 14 ट्रिलियन था। ठीक है, तो आप
क्या रिवाइज रिड्यूस बजट टारगेट भी अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस वक्त ये सूरत हाल है। और अगर ये सूरत हाल इस वक्त एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस में है, तो अगले साल का जिसका आप 15.2 ट्रिलियन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत अपहिल टास्क होगा। और इसके लिए आई मीन दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। और मैं समहाउ इस वक्त आपसे एग्री करूंगा। मुझे तो इस वक्त ये सूरत हाल नजर आ रही है कि अगर नहीं हो सकेगा तो 6 मंथ्स या 3 मंथ्स डाउन द रोड क्या हम किसी मिनी बजट की बाज़गश्त सुनेंगे, या ऐसा कोई सूरत हाल होगी कि जी बिकॉज ऑफ द टैक्स टू जीडीपी इशू हम इस तरफ जाना चाहेंगे, या वो नागुज़ीर हो जाएगा मसला। आप अगले 6 माह की बात कर रहे हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जैसे कि सलमान शाह साहब ये कह रहे थे कि ये 5वां बजट है, तो क्या अगर इन पॉलिसियों का तसलसल बरकरार ना रखा गया, जो कि हम देखते हैं कि पॉलिसीज लॉन्ग टर्म नहीं होती, बनाई जाती हैं, हर हुकूमत आती है अपनी पॉलिसीज बना देती है, अहदाफ मुकर्रर करती है, लेकिन पार्शली कामयाब भी हो जाती है, मगर कुछ लेकुनाज वहीं पर बाकी रह जाते हैं। अभी जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं, अगर उनको रिलीजियसली फॉलो किया जाए, क्या उन्हें अचीव कर लिया जाए, तो फिर अगले 3 साल में हम कहाँ खड़े होंगे? मैं ये सवाल लेकर आना चाहती हूँ नईम कुरैशी साहब की जानिब, जो कि तज्जियाकार हैं। सर बताएं, आपकी माहिराना राय इस बारे में क्या है? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरी राय ये है कि इस हुकूमत ने लोगों का, यकीन कीजिए, लोगों के मिजाज बदल दिए हैं, लोगों के वोकैबुलरी बदल दी है। वो अल्फाज जो हम कभी इस्तेमाल करना नहीं चाहते थे कि झूठ बोलना, बददयानती, ये सारी बातें इंसान करने पे मजबूर हो जाता है। आज जो इश्तिहार छापा है फेडरल गवर्नमेंट ने, बिल्कुल उसी में आप देखें, मैं आपको सबसे बड़ी बददयानती आपको बताऊं, बड़ी दिलचस्प बात है कि हुकूमत ने कंपैरिजन किया है मौजूदा। सर मैंने इश्तिहार भी शेयर कर दिया पब्लिक के साथ, पूरे सफे का ये इश्तिहार है, बताइए जी। अब इसमें दिलचस्प बात देखिए क्या है। जैसे करंट डेफिसिट था, तो कहीं कहीं जहां 2022 में इमरान खान की हुकूमत के दौरान में खराबी थी, तो उसको 2022 से मैच कर दिया। जहां जरूरत पड़ी वहां 2023 लिख दिया, कहीं 2024 लिख दिया, कहीं 2025 लिख दिया। महंगाई इमरान साहब के जमाने में 12% थी, तो 2022 से कंपेयर नहीं किया, उसको 2023 से कर दिया कि साहब वो जो है 29% थी, और अब देखिए 6% है। तो इस तरह से बददियानती का मुजाहरा किया कि जहां जरूरत थी 2022 की, वहां 2022। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ नईम साहब, आप ये कह रहे हैं कि आज तमाम अखबारात में जो पहले सफे के ऊपर इतना बड़ा इश्तिहार छापा गया है, उसमें भी गोरख धंधा है, फरेब है, अपनी मर्जी के आदादो शुमार दिखाए गए हैं। सरकार की जानिब से शाया हुआ है ये, नईम साहब, सरकार ने शाया किया है। आप कह रहे हैं सरकार अवाम को पागल बना रही है। और आप अगर यही बात सुनना चाहती हैं तो मैं यहाँ तक कहता हूँ कि ये झूठ का पुलंदा है। लाइक 3.7 हमारी नमश जो है वो नहीं है हमारी, अच्छा, वो जबरदस्ती लिखी गई है। 3 लास्ट ईयर भी यही हुआ था। तो क्या है जीडीपी ग्रोथ? क्या है जीडीपी ग्रोथ? 2.7 से ज्यादा नहीं है, ये 3.7 कह रहे हैं। पिछले साल भी यही हुआ था, और 2 साल पहले से मैं कह रहा हूं कि ये जो टारगेट सेट किया जाता है एफबीआर का, पिछले 2 सालों से यही होता है कि उसको रिड्यूस करना पड़ता है। इस दफा भी अनरियलिस्टिक टारगेट है, ऐसा नहीं होगा। अच्छा। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि 2 साल से हम सुन रहे थे एग्रीकल्चर टैक्स की, अब इस मरहले पे आके उसकी गुफ्तगू ही खत्म हो गई है। और उसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि सिंध हुकूमत जो है वो बहानों से टाल रही है। उन्होंने एग्रीकल्चर टैक्स पे रजामंदी जाहिर कर दी थी, लेकिन अमलन कुछ भी नहीं किया। और पंजाब हुकूमत ने किसान के साथ ऐसा हाल कर दिया है कि आप उन पर अब टैक्स लगाने का सोच भी नहीं सकते। इसी तरह आप देखिए कि जिस तरह स्टैटिस्टिक्स दिए गए आज, उसमें ना इंपोर्ट के हमें बताए गए, ना एक्सपोर्ट के बताए। ठीक है, इंपोर्ट के भी नहीं बताए, एक्सपोर्ट के भी नहीं बताए। सॉरी, जी जी सर बताइए, मैं सुन रही हूँ। तो 2022 में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10 साल के बाद 11% जो इंक्रीज हुई थी। और इस वक्त हमारे मुल्क में अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो मीडियम स्केल
इंडस्ट्री जो है वो भी नहीं चल सकेगी। सही। तो इस बजट को, ये बजट जो है ये बिल्कुल जो है हिंसों का गोरख धंधा है, लोगों को तसल्ली देने की कोशिश की गई है, लेकिन हुकूमत जो है आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। और एक बात जरूर कहता हूँ, ये आप मेहरबानी करके सुन लीजिए कि ये जो 8,000 अरब के जो एसआरओज दिए जाते हैं कस्टम के, जिनमें जो है वो बेनिफिट्स दिए जाते हैं, ये कौन लोग हैं? ना इसका फेडरल गवर्नमेंट ऐलान करती है, ना FBI इसका ऐलान करता है, और ये सिलसिला चलता चला जा रहा है कि अपर क्लास। ठीक है, अपर क्लास को फैसिलिटेट किया जा रहा है, ये बात पहले भी की गई है। जीशान एजाज साहब, आप ये बताएं, अपर क्लास को फैसिलिटेट करने की बात कर रहे हैं नईम कुरैशी साहब, आप मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है, क्या सारा का सारा टैक्स सिर्फ गरीब तबके से ही वसूल करना है, या जो पॉलिसियां बनाई जा रही है उनका इतलाक भी सिर्फ गरीब तबके के ऊपर ही होना है? ताकतवर शोबे अब भी टैक्स से इस्तिस्ना से फायदा उठा रहे हैं, उनको टैक्स नेट में किस तरह लाना है, उस हवाले से क्या पॉलिसीज हैं? मुनीज़, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूंगा। मैं जो इस वक्त इस टोटल बजट डॉक्यूमेंट को मैं जब इवेल्युएट करता हूं तो मुझे एक चीज का जवाब नहीं मिलता कि इसमें टैक्स बेस बढ़ाने के लिए क्या स्टेप्स किए गए। Exactly. मुझे एक और चीज का जवाब नहीं मिलता कि कैश इकोनॉमी को या जो पैरेलल इकोनॉमी रन की जा रही है, जो हमारे टैक्स नेट में नहीं है, उसके लिए क्या किया गया। आपने बहुत सालों से एक कॉन्सेप्ट लेके चला रहे हैं जिसको कहते हैं नॉन फाइलर। मैं आपको सीरियसली कहता हूं, इट्स अ सॉर्ट ऑफ एन एमनेस्टी फॉर दोज हु डोंट वांट टू पे टैक्स एंड हु डोंट वांट टू गेट इनटू टैक्स नेटवर्क। यानी आप और मैं, हम टैक्स देते हैं और देते चले जाते हैं। एक नॉन फाइलर फलां चीज पे चंद परसेंटेज ऊपर दे के अपनी मेन इनकम छुपा के, उसे पूछने वाला कोई नहीं होता। आज से पिछले 1 साल पहले बाकायदा नॉन फाइलर के ऊपर एक SRO आया जिसमें कहा गया कि जी ये ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। उसका क्या बना? सवाल ये है, उसको कोई फॉलो अप करने वाला नहीं है। तो इस सारे सिनेरियो में जब तक हम ये नॉन फाइलर, कैश इकोनॉमी और इन सारी चीजों पे बात नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली गरीब आदमी पे टैक्स बढ़ेगा, टैक्स पेयर्स पे जो ऑलरेडी टैक्स में हैं उन पे टैक्स बढ़ेगा। एक चीज जो थोड़ी सी इन्होंने बेहतर की है वो, बट अगेन वही बात है, सुपर टैक्स की हम बहुत बात कर रहे हैं कि सुपर टैक्स 10 से 8% हो गया। ठीक है, मुझे ये बताइए, इट्स सॉर्ट ऑफ, इसकी लेवी, इसको लगाना ज्यादती थी, तो अब आपने ज्यादती इतने सालों से कर ली। पहले आप 4% किया, फिर उसके बाद 10% किया, उसके बाद 8% कर दिया। मुझे तो दुख इस बात का ये हो रहा है कि आप और मैं ये कह रहे हैं कि 2% कम कर दिया। हमारी दिमागी हालत इस वक्त ये हो गई हुई है कि एक गलत चीज लगाई गई, उसको मजीद थोड़ा सा कम कर दिया तो हम छलांगे मार रहे हैं, हम बहुत खुश हो रहे हैं। दिस इज द क्वेश्चन। हमारी मेन कॉन्सेप्ट, हमारा उसका प्रॉब्लम है कि जी हमारे को लेवी लगाई जाती है, उसके इंपैक्ट्स क्या हैं, वो बनता ही नहीं था सुपर टैक्स लगाना, क्योंकि उसका इन एनी केस नाजायज तरीके से बिजनेसेस को इंपैक्ट किया, हमें जनरली अवाम को इंपैक्ट किया, और सारा अल्टीमेटली एक महंगाई की शक्ल में हम सारों पे पहाड़ बन के टूटा। ठीक है, आपका यही कहना है कि ये जो बजट है बहुत ही ज्यादा क्रूशल है, आम आदमी का इससे तो कोई गुजारा नहीं होने वाला। लेकिन नईम साहब, आप मुझे बताएं, आम आदमी की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा पब्लिक के ऊपर, कि कहीं उन्हें कोई रिलीफ मिलेगा, या फिर सूरत हाल जूं की तू रहेगी, जिस तरह 2025 गुजरा, जिस तरह 2024 गुजरा, 2026 भी उसी तरह से गुजरेगा? आम आदमी के लिए तो इसमें कुछ भी नहीं है। आम आदमी का ताल्लुक गैस से है, पेट्रोल से है, बिजली से है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। आज भी पेट्रोल लेवी की बात करते हैं तो फिर हमें मिडल ईस्ट में होने वाली पोजीशन जो है उसके बारे में बात करने लगते हैं। तो बात यह है कि इस हुकूमत की इंटेंशन ही नहीं है, क्योंकि ये अपने टारगेट्स अचीव कर नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा एजाज साहब ने कि टैक्स बेस को ब्रॉडर करने के लिए अमलन कुछ भी नहीं किया। ये इस हुकूमत का 5वां बजट है। अब इस किस्म की गुफ्तगू का तकल्लुफ भी नहीं है। अच्छा। वरना वजीर खजाना हमेशा तकरीर में कहते थे कि भाई हम ब्रॉड करेंगे, इस बेस को ब्रॉडर करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं है।
तो बात यह है कि हुकूमत तो खुद कोई ऐसा ऐलान करने की पोजीशन में नहीं है। आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए इस बजट में मैं फिर रिपीट करता हूं कि कुछ भी नहीं है। हुकूमत की कोई प्लानिंग नहीं है, कोई चीज ऐसी हमें नजर नहीं आती कि हम ये कह सकें कि इस साल ये लोग ये अचीव करेंगे तो ये चीज हो जाएगी और गरीब लोगों के लिए शायद ये चीज बेनिफिशियल हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल हमें किसी भी चीज में नजर फिलहाल नहीं ऐसा आती कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया नईम कुरैशी साहब, जीशान एजाज साहब और डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ मौजूद थे बजट के हवाले से गुफ्तगू। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो बजट एक महज तकरीर नहीं होती है जो खड़े होकर कर दी जाती है, पॉलिसीज नहीं होती हैं जो अनाउंस कर दी जाती हैं। इसका डायरेक्ट इत्तलाक और असर पाकिस्तानी अवाम पर होता है, मगर अगर उसके असरात उनके लाइफस्टाइल में नजर नहीं आएंगे, मसाइल झुंके तू रहेंगे, बिजली उसी तरह महंगी रहेगी, रोजगार कमाना उसी तरह मुश्किल रहेगा, बच्चों को स्कूल में भेजते हुए जो उनके अखराजात हैं वो नहीं उठाए जा सकेंगे, 2 वक्त की रोटी नहीं कमाई जा सकेगी, तो फिर ये कहना मेरे लिए आज इंतहाई मुश्किल है कि ये बजट पब्लिक फ्रेंडली है, पाकिस्तान फ्रेंडली है। मगर आने वाले वक्तों में चंद एक माह में देखा जाएगा कि जो जमीनी हकायक हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अभी मैं अपने मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ और एक ब्रेक शामिल करूंगी, जिसके बाद वापस आएंगे। मुझे इजाजत दें, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। मैं सोच रही हूँ अभी मैं दोबारा, ठहरो मुझे वो दोबारा सोचने दो। हाँ ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरे साथ मौजूद थे नईम कुरैशी साहब, जीशान एजाज साहब और डॉक्टर सलमान शाह साहब। सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने बजट की खुसूसी ट्रांसमिशन में हमें वक्त दिया, मगर सवाल अब भी यही है कि जो बजट के हवाले से तकरीर की गई, क्या वो महज सिर्फ अल्फाज थे जो कि वहां खड़े होकर नरेट कर दिए गए? क्योंकि मैं ये देखती हूँ, पाकिस्तानी अवाम ये देखना चाहते हैं कि जो भी अनाउंसमेंट की गई, जो भी रिलीफ शेयर किए गए, जो भी अहदाफ मुकर्रर किए गए, क्या उनका इतलाक डायरेक्टली पाकिस्तानी अवाम पर होता है? क्या उनके घर में 2 वक्त की रोटी मुयस्सर आती है? क्या बिजली के बिलों में कमी हो रही है? क्या पेट्रोल प्राइसेस नीचे आ रहे हैं? क्या उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें कहीं आसानी देखने में आ रही है? और अगर ये सब नहीं हो रहा तो फिर ये कहना मुश्किल होगा कि जो मईशत है वो बेहतरी की जानिब जा रही है, लोगों को सहूलियात दी जा रही हैं। वजीर आजम पाकिस्तान तो ये दावा करते हैं कि अवाम के दुख दर्द से, उनके मसाइल से वाकिफ हैं, उसका इदराक है, लेकिन जमीनी हकाइक ये बताएंगे, आने वाले चंद एक माह इस बात का तयन करेंगे कि वाकई उनको अवाम की जो पल्स है उसका अंदाजा था और ये जो पॉलिसीज अनाउंस की गई हैं उससे पाकिस्तानी अवाम फैज ले रहे हैं या नहीं। अभी की बजट ट्रांसमिशन से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।